हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का एक और नए मन सीरीज में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके ना तो नीचे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के स्टार्टिंग में टियानमेन सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट टियानफेन एक माउंटेन को देखता हुआ पोएम बना रहा था और यहीं पर ही तो एक बड़े से चट्टान के पीछे दो तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जो लोग तो यहाँ पे छुपते हम लोगों के प्रोटैगनिस्ट यानी कि टियानफेन को उतार रहे थे जो तो सच्ची का देखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था और जिसे देखता हुआ तो बाकी सब लड़के आपस में ये बात कर रहे थे कि देखो तो हम लोग का प्रिंस कितना ही खूबसूरत है, देखो तो हम लोग का प्रिंस ना सिर्फ कल्टीवेशन में ही अच्छा है, उसका बनाया हुआ ये पोएम ये भी तो कितना ही अच्छा है। पर तभी तो यहाँ पे एक डिसेबल कह उठते कि पता नहीं तुम लोग इस पोएम के अंदर क्या है अच्छा दिख रहा है, वैसे भी अभी तो दिन का वक्त है, देखो ना आसमान में सूरज चाचू चमक रहे हैं, लेकिन इस प्रिंस को आखिरकार दिन दहाड़ ये चंदा मामा कहाँ दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये प्रिंस का बच्चा ना नौटंकी बाज है। जो सुनते तो बाकी तीनों भड़कते हुए कह उठते कि जूनियर सिस्टर तुम नए हो, तुम्हें प्रिंस के बारे में क्या ही पता होगा, चलो झटपट करके अपने बात को वापस ले लो। और ये सब कुछ देखने के बाद बेचारी हेजी जो कि यहाँ पे एकदम नई नवेली आई थी वो तो यहाँ पर डर के मारे कह उठते कि एल्डर सिस्टर्स मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं कि मेरे मुंह से क्या ही अनवसर निकल गया। पर तब भी तो यहाँ पे हीरो वाला एंट्री लेता हुआ फैन कह उठते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिस्टर हेजी तो यहाँ पे नई नहीं आई है और उसके ऊपर से हम लोग तो एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो आपस में झगड़ा करना क्या अच्छा है। और इसी के साथ फैन तो हेजी से पूछ उठता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। दूसरी ओर बेचारे हेजी के मन के अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था, जो तो फैन को इतने करीब से देखने के बाद सोच रही थी कि सच्ची में बोलना पड़ेगा प्रिंस ना कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और उसके ऊपर से प्रिंस दिल से भी कितने ही अच्छे हैं, देखो ना मुझ जैसे एक नया डिसेबल के बारे में भी प्रिंस कितना ही सोचते हैं। और यहीं पे तो जाता हुआ फैन हेजी से कहा जाता है कि मैं क्लाउड काउंसिल पिग में रहता हूँ और अगर जूनियर सिस्टर आपको कभी भी मदद का जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं। जिस पे हामी भरते हुए हेजी कह उठती कि उसका अच्छा नाम रोलैंड है और अगर प्रिंस बुरा ना माने तो हेजी को वो रोलैंड कह के पुकार सकते हैं। तो फैन तो कह उठते हैं कि रोनाल्ड ये नाम आपके जैसा ही खूबसूरत है, मैं इसे याद रखूंगा। और ये कहने के बाद फैन तो यहाँ से सबको टाटा बाय बाय कह के निकल जाता है। दूसरी ओर बाकी सारे डिसेबल को दिखाया जाता है जो लोग तो यहाँ पे प्रिंस और हेजी के अंदर बातचीत देखता हुआ कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुके थे। और अगर यहाँ पे बात हेजी का हो रहा है वो तो ऑलरेडी हम लोग प्रिंस यानी कि टियानफेन के प्यार में लट्टू बन चुकी थी, जो तो अपने मन में ये सोच रही थी कि प्रिंस इतने ही टैलेंटेड है कि वो अपने सिर्फ 3 साल की उम्र से QI कल्टीवेशन कर रहे हैं और उन्हें तो अपना डांटियर बनाने में और सिर्फ 3 साल ही लगा। और प्रिंस का ये टैलेंट देने के बाद तो खुद टियानमेन सेट के एंसेस्टर ने ही प्रिंस को अपना डिसेबल बना लिया। और पप्पा जी अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि टियानमेन सेट को ज्वाइन करके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। और इसी के साथ जिसके बारे में ये सब कुछ बात हो रहा है यानी कि फैन को दिखाया जाता है जो तो अभी अपने घर के अंदर आते ही धड़ाम करके दरवाजा देके झटपट करके आसपास देखना स्टार्ट कर देता है। फैन का ये सब हरकत देखने के बाद तो अभी ऐसा लग रहा है कि जनाब ना यहाँ पे जरूर न जरूर कुछ तो छुपा रहा है। होता भी वैसा ही है क्योंकि फैन तो यहाँ पे एक बहुत ही घिनौने तरीके से हंसता हुआ क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा मेरे अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि देखो ना कैसे एक आधे छोटे ट्रिक इस्तेमाल करते ही कितने सारे लड़की मेरे जाल में फंस जाती है। और ये सब कुछ तो चाइनीज और कोरियन ड्रामा का ही कमाल है जो मैं अपने पिछले वाले जिंदगी में दिन भर देखा करता था। और इसी के साथ जनाब तो और भी जोर जोर से हंसता हुआ क्या उठता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर मेरे बराबर का कोई नहीं होगा। उससे जाने दो, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस पूरे दुनिया के ऊपर राज करना ही अच्छा होगा। पर तभी ना बेचारे के सपने के ऊपर पानी फेंकता हुआ कोई तो उसके सिर में एक जोरदार हैमर से दे मारता है, जहाँ पर तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की तो और कोई नहीं फैन का ही सिस्टम है, जो तो जनाब का ये घिनौना हरकत देखता हुआ पनिशमेंट दे रहा है ताकि फैन का यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट घट ना जाए। जो जनाब तो यहाँ पे रोता हुआ क्या उठता है कि सिस्टम तुम कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हो, वैसे भी मुझ जैसे एक बेचारे को कोई ऐसे कुटता भी है। और इसी के साथ फैन हम लोगों से ये कहता है कि ये जो लड़की आप लोग देख रहे हो ये कोई बैटल थ्रू हेवन जैसा रिंग का देवता नहीं, ये जो नाजुक देखने वाली डरावनी लड़की है ये मेरा सिस्टम है। लिन फैन हर एक प्रोटैगनिस्ट के तरह ही दूसरे दुनिया से यहाँ पे आया और इस कल्टीवेशन से भरे हुए दुनिया के अंदर मेरा एंट्री ना कुछ ज्यादा ही धमाकेदार था, जो ना एक बच्चा बन जाने के बाद दूसरी दुनिया से आके सीधा टियानमेन सेट के आसपास ही गिरा था। और तब बाकी सारे एल्डर को तो ऐसा ही लगा था कि हम लोगों का फैन तो कोई हेवनली बच्चा है जो तो सीधा हेवन से उतर के टियानमेन सेट में गिरा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट था जहाँ पे हर एक किसी का प्रोटैगनिस्ट को अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में अच्छे से याद रहता है। बेचारे फैन को अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में तो कुछ याद ही नहीं था, उसे तो कुछ दिनों पहले ही ये सब कुछ याद आना स्टार्ट हुआ। और अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में याद आने से पहले बच्चा तो हमेशा ही खाता पीता उठता बैठता कल्टीवेशन ही करता था, और जिसे इतने जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद दो बाकी सारे एल्डर बहुत चक्कर रह गए थे। और आखिरकार फैन का ये ब्रेक थ्रू स्पीड देखने के बाद दो खुद एंसेस्टर को आके
के फैन को अपना डिसेबल बनाना पड़ा। और ये देखने के बाद बाकी सारे एल्डर यहाँ पे पूरे छठे आसमान से नीचे गिरते हैं, क्योंकि खुद टियानमेन सेट के एल्डर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही एल्डर ने बचपन में एंसेस्टर को एक या आधी बार देखा था। ऐसे ही तो फैन का कल्टीवेशन चल ही रहा था, पर एक दिन अचानक से एल्केमी करते वक्त बेचारे का जो फर्नेस था ये कुछ जोर से ही फट गया। और जो फटने के साथ ही तो बेचारे का जो पिछले वाले जिंदगी का याददाश्त था वो भी झटपट करके आना स्टार्ट हो गया। और ये सब कुछ याद आने के बाद आखिरकार बेचारे को ये पता चला कि ये जो बचपन से उसके साथ लड़की रह रही है जो उसे कल्टीवेशन करने में मदद करती है वो और कोई नहीं, सिस्टम साहब है। और जिस सिस्टम को यूज करना तो कुछ ज्यादा ही आसान था, क्योंकि अगर तुम इस सिस्टम से कुछ बड़ा सा या फिर तगड़ा सा रिवार्ड चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपना जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और फैन के लिए तो ये पॉइंट कलेक्ट करना कुछ ज्यादा ही आसान, क्योंकि एक आधी छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल करते ही तो उसे पता नहीं कितना सारा यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। जैसा कि अभी जनाब ने हेजी और बाकी सारे डिसेबल से कलेक्ट किया। और इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो फैन अभी अपने सिस्टम से ये कह रहा था जनाब को अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा पॉइंट मिला है, तो ये जो सिस्टम का रिवार्ड है वो खिटपिट ना करके सिस्टम साहब उसे बाहर ले आए। जिसपे तो सिस्टम साहब कह उठते हैं कि सच्ची बताओ फैन, तुम ना बचपन में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं जब से तुम्हें अपने पिछले वाले जिंदगी का याददाश्त आने लगा तुम कैसे अलग बन चुके हो। जिसपे तो फैन चिल्लाते हुए कह उठते हैं कि जब मुझे अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में याद नहीं था तब मुझे लगता था कि तुम रिंग के अंदर वाला ओल्ड मैन हो, पर तुमने तो कभी मुझे अपने पिछले वाले जिंदगी के बारे में बताया नहीं। तब तो तुम्हें लगता था कि मैं कोई बंदर हूँ और मुझे नचने में तो तुम्हें सच्ची में बहुत ही मजा आता था ना। और अभी तो अपना गलती बाहर आते ही सिस्टम कह उठते हैं कि ठीक है ना, इतना गुस्सा करना होस्ट के लिए अच्छा नहीं है, और ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रही थी ताकि तुम मुझे यानी कि सिस्टम को छोड़ के अपने ऊपर भी भरोसा कर पाओ। और ये कहने के बाद ही तो सिस्टम साहब फैन का जो पॉइंट था वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तो फैन अभी अपने मन में ही सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा, मेरा ये जो चाइनीज और कोरियन ड्रामा का जादू है ये लड़कियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छे से चल रहा है। पर तभी तो नया डिसेबल हेजी का फैन के तरफ जो फेवरेबिलिटी पॉइंट था वो देख के तो फैन भी चौंक जाता है, क्योंकि देखो ना ये तो सिर्फ एक ही मुलाकात में मैक्स आउट यानी कि 100 तक पहुंच चुका है। तभी ना सिस्टम साहब तो यहाँ पे अचानक से फैन से ये कह उठता है कि मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है। और इसी के साथ सिस्टम साहब फैन को अपना आइडिया भी बता देता है। जो सुनने के बाद फैन तो अपने मन के अंदर ही शर्माते हुए सोच उठते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बुद्धू बनाया जा रहा है। ऐसे भी सीनियर ब्रदर का नाम लिखने के लिए तो सिस्टम ने एक बार भी नहीं कहा, पर फिर भी अगर ये हो जाता और उसके बाद ये चिट्ठी अगर किसी को मिल भी जाता ना तो उसे तो ऐसा ही लगता कि मैं ना गे हूँ। इसी के साथ फैन तो उस चिट्ठी को फेंकते हुए कह रहा है कि इसके बारे में जितने जल्दी में भूल जाऊं उतना ही अच्छा है। जो देखता हो तो अभी सिस्टम सब भड़कते हुए कह उठते हैं कि फैन तुम्हें पता भी है इस चिट्ठी को लिखने में मुझे कितना मेहनत हुई थी। पर फैन तो उसे रुकाते हुए कह उठते हैं कि अरे देखो ना अभी तो रात हो चुका है और उसके ऊपर अभी मुझे नींदिया भी आ रहा है, तो अभी मैं सो लेता हूँ, सुबह उठ के तुम्हारे साथ बात कर लूंगा ना। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो ब्रदर चेन अभी फैन के कोरियर में आ चुका था। जो तो फैन का दरवाजा ठोकता हुआ सोच उठता है कि क्या हुआ, फैन अभी तक क्या सो रहा है, क्या उसे पता नहीं आज लास्ट हफ्ते का 7वां दिन है और आज ही मुझे उस जनाब का कल्टीवेशन रिपोर्ट एंसेस्टर के पास पहुंचाना है। उसके ऊपर से एंसेस्टर के पास वक्त कहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके ये काम निपटाना पड़ेगा। और ये कहता हुआ तो वो खुद ही फैन का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अंदर घुसते ही फैन को सोता हुआ देखने के बाद ब्रदर चैंग तो सोच उठता है चलो इसे और थोड़ी देर सोने देता हूँ। वैसे भी मुझे तो लगता है कल सारी रात कल्टीवेशन करने के बाद थक हार के बेचारा सो चुका है। जहाँ पे तो टेबल के ऊपर देखने के बाद ब्रदर चैंग को ये पता चलता है कि फैंग तो अभी सो रहा है, लेकिन उसका जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। और जिसे लेता हुआ तो ब्रदर चैंग ये देखता है कि इसके नीचे भी तो और एक चिट्ठी है। और जिस चिट्ठी को देखने के बाद अभी ब्रदर चैंग को ऐसा लगता है कि ये शायद एंसेस्टर के लिए है और इससे उसे एंसेस्टर को ही देना पड़ेगा। पर इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना वो देखने के बाद ब्रदर चैंग कुछ ज्यादा ही जोर का झटका खाता है। और अभी तो इसी चिट्ठी को लेता हुआ अभी चैन अपने मन में ये सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि भैया फैन अपने मन में ये सब कुछ भी सोचता है, पर मैं एक छोटा सा डिसेबल क्या ही कर सकता हूँ। ब्रदर फैन तो प्रिंस है, उसके ऊपर से वो अभी तक इतने छोटे हैं, लेकिन जो भी हो ये टियानमेन सेट का बात हो रहा है तो इस चीज को मुझे एंसेस्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। और ये सोचता हुआ जनाब तो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर सिस्टम साहिबा को दिखाया जाती है, जो तो अभी ये देखता हुआ अंदर अंदर हंसता हुआ सोच उठती है कि आखिरकार उसका ये जो धांसू सा प्लान है ये तो इधर बाद ही फैंग के जिंदगी में तो रंग ले आएगा। और इसी के साथ टियानमेन फॉरबिडन लैंड टियानजू पीक का सीन दिखाया जाता है। और इसे टियानजू पीक में कल्टीवेट करती है हम लोग के प्यारे से एंसेस्टर यानी कि फैंग के मास्टर, जो हर एक महीने के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे आके तरह तरह डिसेबल की रिपोर्ट के साथ साथ बहुत सारा अलग चीज भी पढ़ते हैं। और यही पर तो वैसे ही एक रिपोर्ट पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर तो ये लिखा हुआ था यानगुआन सेट का 3rd जनरेशन डिसेबल जोंग लिन अपने सेट के एक जूनियर सिस्टर के साथ डाइवर्स कपल बन के बाहर घूमने के लिए निकल चुके हैं। जो पढ़ता हुआ तभी एंसेस्टर कह उठते हैं कि अरे क्वान सेट तो 8 बड़े सेट के अंदर आते हैं और देखो तो इसके डिसेबल कैसे शर्मनाक काम कर रहे हैं। तभी तो
यहाँ पे और एक धांसू न्यूज के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का डिसिपल और एक डिमोनिक सेक्ट का डिसिपल दोनों मेल होने के बावजूद एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन बेचारे डिमोनिक डिसिपल को अपने ही बागेश्वर एल्डर ने धोखा देके मार दिया। यानी कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि एंसेस्टर यहाँ पे क्या ही काम कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पे अचानक से एंसेस्टर फैन का जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो झटपट करके खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर फैन ने ये लिखा था कि अभी वो ब्रेक थ्रू करके नेशन सोल रेम के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और ये पढ़ने के बाद एंसेस्टर तो खुश होता हुआ सोच उठते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, आसमान से यानी कि हेवन से आया हुआ होली चाइल्ड का टैलेंट सच्ची में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो तो टैलेंट में सियान को भी पीछे छोड़ देता है, जो ऑलरेडी इमोर्टल बन के हेवन में पहुंच चुका है। और वो दिन भी दूर नहीं है जो फैन भी इमोर्टल बन के हेवन में पहुंच के हम लोगों के जो टियानमेन सेक्ट है इसे हजारों साल तक रक्षा करेगा। पर तभी तो एंसेस्टर का नजर उसी वाली चिट्ठी के ऊपर जाता है जिससे रात को फैन ने फेंक दिया था। और जिस रिपोर्ट को खोलता हुआ तो एंसेस्टर सोच उठता है कि पता नहीं इस रिपोर्ट का हालत ऐसे बदतर कैसे हो गया। और इस रिपोर्ट या फिर चिट्ठी कह सकते हो, इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो देखने के बाद तो एंसेस्टर को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि तुम्हें ये सुन के शायद कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, मैं बचपन से ही तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ और मैं जब जब भी तुम्हें देखता हूँ तब तभी मेरा दिल धड़क उठता है। और हम दोनों का एक साथ नहाना, हम दोनों का एक साथ, और इतना पढ़ने का ही तो देरी था, जो पढ़ने के बाद ही तो एंसेस्टर सोचता है कि पता नहीं फैन के दिमाग के अंदर ये सब कुछ कब से आने लगा। और इस लेटर को पढ़ता हुआ अभी एंसेस्टर सोच उठता है कि अरे ऐसा लेटर तो मैंने कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है। पर तभी तो एंसेस्टर को ये याद आ जाता है कि एक ऐसा ही तो एक लेटर उसके सेकंड ब्रदर ने एक लड़की को लिखा था जिससे वो छुपते छुपाते प्यार करते थे। और अब जब एंसेस्टर को ये पता चल जाता है कि फैन का ये लेटर तो एक लव लेटर है, तब वो गुस्से के साथ कह उठती है कि मुझे नहीं लगा था कि फैन मेरे खिलाफ दिल में ऐसा वैसा फीलिंग भी रख सकता है। फैन टियानमेन सेक्ट का सबसे अच्छा और टैलेंटेड डिसिपल है और हम दोनों के बीच ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है टियानमेन सेक्ट का एंसेस्टर और फैन का मास्टर होने के नाते मुझे फैन को सही रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ एंसेस्टर तो यहाँ पे चिल्लाते हुए किसी को बुलाती है। दूसरे और फैन को दिखाया जाता है जिसको तो अभी ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बारे में मालूमात ही नहीं है। जो जनाब तो नींद से उठते ही देखता है कि उसका दरवाजा तो खुला हुआ है, यानी कि कोई तो यहाँ पे जरूर आया था। जहाँ पे तो टेबल चेक करने के बाद फैन को ये पता चलता है कि उसका जो कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो तो ऑलरेडी यहाँ से गायब हो चुका है। तभी तो यहाँ पे सिस्टम साहब आते हुए कहते हैं कि अरे बचुआ फैन, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये काम तो तुम्हारे बड़े भैया चैन का है, जो तो तुम्हारे यहाँ पे कल्टीवेशन वाला रिपोर्ट लेने के लिए आया था, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, और इसीलिए जो चिट्ठी था वो भी मैंने उससे दे दिया। जो सुनते ही तो फैन झटपट करके अभी सिस्टम साहिबा को पकड़ते हुए क्या उठते कि अरे क्या यहाँ पे मजाक हो रहा है, वैसे भी वो चिट्ठी तो मैं कब का फेंक चुका था। तो सिस्टम साहिबा तो हंसते हुए क्या उठते हैं कि अगर मैं सच्ची बताऊं तो ये काम ना मैंने जानबूझ के ही किया, ताकि तुम्हारे इस दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी रंगीनी आ जाए। जो सुनने के बाद फैन तो क्या उठते हैं कि ठीक है छोड़ो, अभी से जाने दो, वैसे भी उस चिट्ठी के अंदर मैंने तो ब्रदर चैंग का नाम ही नहीं लिखा था। जिसपे तो सिस्टम साहिबा भी अपने मन के अंदर ये सोच रही थी क्या मुझे होस्ट को ये बताना चाहिए कि मैंने उस चिट्ठी के अंदर किसी और का ही नाम लिख दिया है। पर तभी तो अपने आप को रुकाते हुए सोच उठती है कि ना अब भी ये सब कुछ होस्ट को बताना नहीं चाहिए, अगर उसे ये पता चल भी गया ना तो बच्चा तो यहाँ से भाग जाएगा। तभी तो पीछे से कोई आता हुआ क्या उठता है कि एम्परर सन टियानफेन, तुम्हें एंसेस्टर ने अभी के अभी बुलाया है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो टियानफेन को दो बंदे बंदी बना के ले जा रहे थे। और ये देखता हुआ तो बेचारा टियानफेन सोच उठता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, माना मुझे मेरे मास्टर ने बुलाया, पर अगर मेरा शक सही है तो ये दोनों के दोनों ही तो शैडो गार्डियन है। और दूसरे और मुझे तो देखो मैं इस पूरे टियानमियन सेट का इम्प्रेस हूँ, तो ऐसा मेरे साथ आखिरकार क्यों हो रहा है। और यहीं पर ही जाता हुआ फैन तो एक शैडो गार्ड से पूछता है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों को मुझे लेने के लिए आन पड़ा, क्या इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा भी वो बता सकते हैं। जिसपे तो वो शैडो गार्डियन अभी एक बहुत ही डरावना सा फेस बनाते हुए क्या उठता है कि हम शैडो गार्डियन है, हम सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करते हैं, और हो सके तो प्रिंस आप भी ऑर्डर फॉलो कीजिए ताकि हम लोग का काम यहाँ पे झटपट हो जाए। जो सुनने के बाद अभी तो फैन को ये पता चल चुका था कि हाँ यहाँ पे तो कुछ न कुछ लोचा हो चुका है। और इसी के साथ ये लोग अभी फैन को लेके एंसेस्टर के कोर्टयार्ड के सामने आ जाते हैं, और यहाँ से एंसेस्टर की बात सुनते ही तो दोनों यहाँ पे फैन को छोड़ के चले भी जाते हैं। जहाँ पे अंदर आता हुआ फैन तो अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरा टीचर ये तो हमेशा ही कल्टीवेशन करने में बिजी रहती है, और वो कल्टीवेशन करने में इतनी ही बिजी रहती है कि खुद टियानमियन सेट के एल्डर को भी उनका दर्शन मिलना तो नामुमकिन है। और मैंने तो मास्टर को पहली बार और आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। और आखिरकार एंसेस्टर यानी कि अपने मास्टर के पास आने के बाद वो तो अपने मास्टर को अच्छे बच्चे की तरह ग्रेड करता है, जिसपे तो मास्टर क्या उठते हैं कि ग्रेड करना बहुत हो गया, अब झटपट करके इधर आ जाओ। और ये कहते ही तो वो फैन को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैराते हुए अपने पास ले आती है। और जहाँ पे ले आने के बाद एंसेस्टर तो अभी सीधा फैन से ये पूछ उठते हैं कि फैन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और हो सके तो इसका सच्ची में सच्ची जवाब देना। और हाँ यही तक था। इसी
के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।